नमस्कार, मेरा नाम है काजल सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना ही चैनल मुलाकात। देखिए, आज हम सफरनामा के सेगमेंट में एक ऐसी शख्सियत को आपके पास लेकर आए हैं जो कि राजनीति के हर पैमाने पर खड़े उतरते हैं। एक ऐसे नेता नहीं, एक ऐसे युवा नेता जिन्होंने तमाम सुख सुविधाओं को छोड़कर खुद को अपनी जनता पर न्यौछावर कर दिया। बहुत बहुत स्वागत है आपका जसराना विधायक इंजीनियर सचिन यादव। थैंक यू काजल जी। जी, तो विधायक जी, आज जो बातचीत होगी वो आपके बारे में होगी, यानी कि लोगों ने आपके बहुत इंटरव्यूज देखे होंगे, काफी राजनीतिक मुद्दों पर आपसे सवाल किए होंगे, आपने जवाब दिए होंगे, लेकिन आज बात होगी आपकी जिंदगी की। तो चलिए शुरुआत करेंगे। जी, विधायक जी, ये बताइए कि आपका बचपन किस तरीके का रहा? मैं जॉइंट फैमिली में था। जी, तो जैसे जॉइंट फैमिलीज में बचपन होता है, अपने सिबलिंग्स के साथ खेलना कूदना। और फिर मैं 6 तक में शिकोहाबाद में मैंने स्कूलिंग किया। तो शिकोहाबाद की स्कूलिंग सुबह साइकिल से जाना और फिर स्कूल से पहले पहुंचना, फिर वहाँ क्रिकेट खेलना। स्कूल फिर जब ख़त्म हो जाए फिर साइकिल से एनडी कॉलेज में या क्लब पे या पालीवाल स्कूल में बैट अपनी साइकिल पे लगा के ले जाना और वहाँ पर क्रिकेट खेलना। तो दिन में स्कूल और सुबह क्रिकेट और शाम को क्रिकेट, फिर ट्यूशन्स। फिर 7th से मैं सिंधिया स्कूल चला गया था, तो वहाँ तो हॉस्टल में था मैं। तो हॉस्टल का वो जीवन, वो शुरुआत की रैगिंग और फिर सीनियर्स का शुरुआत की रैगिंग करना, फिर बाद में बहुत प्यार मोहब्बत करना। तो वो वैसा वैसा बचपन रहा, काफ़ी अच्छा रहा। और मैं भगवान का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे बचपन बहुत अच्छा मिला। चलिए, बचपन की बात हो गई, अब 7th के बाद भी तो पढ़ाई की, उसके लिए कहाँ गए? 7th के बाद मैं सिंधिया स्कूल ग्वालियर में, जो बोर्डिंग स्कूल है और काफ़ी प्रेस्टिजियस स्कूल है इंडिया का, और उसमें मैंने स्कूलिंग किया। और मैं 7th से 12th तक वहीं पर था। और 11th 12th में मैंने साइंस लिया था। मैं अपने स्कूल का क्रिकेट कैप्टन भी था, हाउस कैप्टन भी था। और वहाँ पर 7 साल बोर्डिंग में, वहाँ पर हर स्टेट से बच्चे थे, वहाँ पर अच्छे फ्रेंड्स थे। वहाँ पर क्रिकेट खेलते थे हम लोग, हॉकी खेलते थे, बास्केटबॉल खेलते थे, और डिबेट्स भी होती थी, एलोक्यूशंस होते थे, प्लेज होते थे, पढ़ाई भी होती थी। एक तरह से ऑल राउंड डेवलपमेंट वहाँ पे रहा। और उसका शायद उसी का फ़ायदा है कि हर फील्ड में थोड़ी बहुत जानकारी का बेस जो मिला वो स्कूलिंग से मिला। और जब आप चुनावी रणभूमि में जब उतरे तो इस बात की चर्चा बहुत हुई कि शिक्षित विधायक, शिक्षित विधायक, शिक्षित विधायक। तो कॉलेज कहाँ से किया और क्या क्या डिग्रियां ली, इस बारे में भी बताइए। मैं 12th के बाद मैंने यूएस में अप्लाई किया। और यूएस में पर्ड्यू यूनिवर्सिटी है, विच इज़ आई थिंक इन टॉप 5 यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड। और वहाँ इंजीनियरिंग के लिए इट्स अ वेरी वेल नोन यूनिवर्सिटी। तो आई डिड माई इंजीनियरिंग फ्रॉम देयर, एंड देन आई डिड डबल मेजर्स। मैंने इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मैंने डिग्री लिया, उसके साथ इकोनॉमिक्स में मैंने डिग्री लिया। फिर मैंने दोनों डिग्री वहाँ पर लिया, उसके साथ साथ वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब भी मैं करता रहा साथ में स्कूलिंग में। और जब मेरी स्कूलिंग ख़त्म हुई और मतलब कि कॉलेज लाइफ ख़त्म हुई, उससे कॉलेज में भी मैं वहाँ पर इंटरनेशनल स्टूडेंट एसोसिएशन थी, उसका मैं एक बार इसका स्पोर्ट्स डायरेक्टर रहा। फिर जब मेरा फाइनल ईयर था तो उसमें मैं वहाँ का वाइस प्रेसिडेंट भी रहा। उसमें काफ़ी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स थे जो अलग अलग कंट्रीज से हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे। दे वर पार्ट ऑफ दैट एसोसिएशन। तो मैं उसमें रहा। उसके बाद आई अप्लाइड फॉर जॉब, बट एट दैट टाइम वो वहाँ पर 9/11 भी हुआ था। तो
वीज़ास पे काफ़ी लिमिटेशंस आ गई थी, बट मेरा पहला जॉब था वो इन्वेस्टमेंट बैंक एंड ट्रस्ट, एक सैन फ्रांसिस्को के पास एक जगह है, वहाँ पर फ्रीमॉन्ट, वेरी नियर टू फ्रीमॉन्ट, तो वहाँ पर मैंने जॉब किया। उसके बाद देन आई लेफ्ट दैट जॉब, देन आई जॉइन टोयोटा। तो टोयोटा मोटर्स है, जैसे जो फॉर्च्यूनर्स बनाती है और लेक्सेस जो गाड़ियाँ बनाती है, तो उनका हेडक्वार्टर है टॉरेंस में, विच इज़ वेरी नियर टू लॉस एंजलिस। तो मैं लॉस एंजलिस के अराउंड 1 घंटे का ड्राइव है टॉरेंस में, तो वहाँ पे हेडक्वार्टर था। तो आई वर्क देयर फॉर ऑलमोस्ट 3.5-4 years। अ, इतना सब कुछ किया, इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल की, तो समझ नहीं आता कि फिर ये राजनीति में कैसे आ गए? क्योंकि देखिए, हमने तो सुना है कि जो पढ़ते नहीं है, लिखते नहीं है, वो युवा नेता बन जाते हैं, राजनीति में अपनी किस्मत को आजमाते हैं। फिर आप राजनीति में कैसे आ गए? पॉलिटिक्स तो बाई चांस रहा, और मैंने सोचा नहीं था कि लाइक एवरी पॉलिटिशियन सेज दैट कि मैंने सोचा नहीं था। तो I was never interested in politics and all, right? I mean, I was aware of general situations. I was good in studies, so I knew what is going on around me. लेकिन मेरा भी यही जवाब है, जैसा आप शायद 12 बार सुनती हैं कि इट हैपेंड बाय चांस, और उसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा मेरे पार्टी के, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश जी को, समाजवादी पार्टी के प्रमुख महासचिव आदरणीय प्रोफेसर साहब को, और समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद आदरणीय अक्षय यादव जी को। उन तीनों ने मुझे राजनीति में लाने का काम किया, और शायद उन्हीं के आशीर्वाद से। ये किस्सा क्या रहा, मतलब किस तरीके से आया? देखिए, 2019 में लोकसभा का इलेक्शन था जी। तो उस टाइम मैं क्योंकि उस टाइम बहुत ही हॉट इलेक्शन चल रहा था फिरोज़ाबाद में, इट वाज वेरी कंट्रोवर्शियल इलेक्शन, और उस इलेक्शन में मेरी शुरुआत हुई, और उस शुरुआत वहाँ से उनके जो इलेक्शन की प्रिपरेशन चल रही थी, मीटिंग्स चल रही थी, उस टाइम मेरी शुरुआत हुई, और वहीं से थोड़ा थोड़ा काम मुझे पार्टी का मिलना स्टार्ट किया, और वहाँ से शुरुआत होते होते शायद पब्लिक ने पसंद किया, शायद आदरणीय अक्षय यादव जी ने पसंद किया, शायद प्रोफेसर साहब ने पसंद किया, शायद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पसंद किया। सबके आशीर्वाद से मुझे 2022 में समाजवादी पार्टी का टिकट मिल गया, और मैं तो धन्यवाद दूंगा जसराना की जनता का, जसराना के बड़े बुजुर्गों का, खासकर नौजवानों का, जिन्होंने मेरे को पूरा आशीर्वाद दिया और मुझे इस लायक बना दिया कि आज मैं विधायक हूँ। मतलब कि 2019 में जब मैंने स्टार्ट किया था तो आई नेवर इमेजिन कि आई विल बी रनिंग फॉर एमएलए इलेक्शन एंड आई विल बी एन एमएलए इन 2022। तो सब कुछ दिया है वो मुझे जसराना ने दिया है, तो शायद ज़िंदगी भर जसराना के लोगों का, जसराना के बड़े बुज़ुर्गों का, और वहाँ के नौजवान साथियों का, भाइयों का, मेरे भाई हैं वो, सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि मुझे तो मैंने सचमुच में नहीं सोचा था। क्योंकि देखिए, बीइंग एन एमएलए इज़ अ वेरी ऑनरेबल पोजीशन, बहुत सम्मानजनक पोस्ट है, और उसको पा जाना शायद मुझे नहीं लगता मुझे इतना सम्मान कभी मैं तो भूल जाता हूँ मैं एमएलए हूँ कभी कभार। और मैं कभी लखनऊ घूमता हूँ, फिर कोई कह देता है नमस्ते विधायक जी, तो मैं कभी कभार आज भी गांव में रहते हैं? नहीं, मैं चौंक जाता हूँ, मैं कि किसको बोल रहे हैं, फिर याद आता है अरे मैं शायद नहीं बन गया हूँ विधायक। तो वही कह रही हूँ ना कि मतलब आज भी गांव में रहते ही है? नहीं, गाँव में मैं रहता हूँ क्योंकि मैं 2016 में व्हेन माय फादर पास्ड अवे, तो मैं गांव आ गया, और
शायद गांव में आना उस टाइम एक सर्कमस्टांसेस की वजह से आया था मैं, लेकिन वो मेरे लिए एक आशीर्वाद रहा, भगवान का आशीर्वाद रहा, और शायद मेरे गांव पैड़त का आशीर्वाद रहा कि उस सरजमी पर, उस ज़मीन पर, अपनी जन्मभूमि पे आने का मुझे इतनी फली कि आज मैं इस पोस्ट पर आ गया। तो मैं तो धन्यवाद दूंगा पैड़त की मिट्टी को, अपने जसाना की मिट्टी को, जिसकी वजह से मैं विधायक बन गया। आपने जो अपनी ये स्टोरी बताई राजनीति में आने की, इसको सुनने के बाद एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है, मेरे क्या ये जो देख रहे हैं इनके भी आ रहा है कि जो सचिन यादव थे और अब जो विधायक इंजीनियर सचिन यादव है, तो इनकी लाइफस्टाइल में कितना डिफरेंस आया है? देखिए, आई वॉज अ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन। मैं बहुत मेहनती में शुरुआत से रहा हूँ, और इसीलिए मैं मेरे नेचर में रहा कि मैं मेहनत करता रहा हमेशा, मतलब कि मेहनती रहा। मैं जब शिकोवा से सिंधिया गया था, इट वाज अ बिग ट्रांजिशन फॉर मी फ्रॉम मूविंग फ्रॉम अ हिंदी मीडियम काइंड ऑफ स्कूल टू अ इंग्लिश मीडियम स्कूल। तो मैं मेहनत करके वहाँ पे एडजस्ट हुआ। देन आई मूव फ्रॉम सिंधिया टू यूएस, तो वो भी एक बड़ा ट्रांजिशन था। उसी तरह से गांव में आना भी एक बड़ा ट्रांजिशन था, और गांव से राजनीति में भी आना एक बड़ा ट्रांजिशन था। तो आई वॉज अ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन। तो शायद वो जो मेहनत मैंने बचपन से करना सीखा था, उसने मुझे एमएलए बना दिया। और जब मैं एमएलए बना तो आई हैव दिस हैबिट ऑफ वर्किंग हार्ड एंड लर्निंग थिंग्स वेरी फास्ट। तो मैं विधानसभा में भी गया, तो आई मे बी भगवान की ब्लेसिंग्स है मेरे पास, या मेरे माँ बाप की मेरी ब्लेसिंग्स हैं, या मेरे स्वर्गीय पिताजी की मेरी ब्लेसिंग्स हैं, कि उनकी वजह से मैं वहाँ की टेक्निकलिटीज़ सीखा। और वहाँ पे शायद मेरी किस्मत थी कि मुझे अच्छे लोग मिले, अच्छे साथी मिले। वहाँ पे बहुत से ऐसे क्लर्क्स हैं विधानसभा में जिन्होंने मुझे सिखाया कि याचिकाएँ कैसी लगती हैं, क्वेश्चंस कैसे लगते हैं, और कैसे आपको तैयारी करनी चाहिए। वहाँ पे लाइब्रेरी है विधानसभा में। तो विधानसभा इन इटसेल्फ, इट्स ए इंस्टीट्यूशन, इट्स ए यूनिवर्सिटी। वो भी एक यूनिवर्सिटी की तरह है। पर मैं भी स्कूलिंग और यूनिवर्सिटीज़ किया, तो शायद स्कूलिंग और अच्छी यूनिवर्सिटी की वजह से मुझे भी वहाँ पे एडजस्ट होने में समय नहीं लगा, क्योंकि मैं शायद पहले यूनिवर्सिटीज़ में एडजस्ट हो चुका हूँ। तो वहाँ पे भी टीचर्स हैं, वहाँ के जो वहाँ पे जॉब कर रहे हैं कर्मचारी हैं, वो लोग बहुत जानकार हैं। तो उन्होंने सिखाया कि क्वेश्चंस कैसे लगेंगे, नियम कैसे लगेंगे, याचिकाएं कैसे लगेंगी, और कैसे उनका इस्तेमाल करना है जनता की आवाज़ उठाने के लिए। तो वहाँ पे सीखा। वहाँ पर मैंने मतलब कि एमएलएस को देखा, जो शायद मेरे लिए सेलिब्रिटीज से मिलना है। आदरणीय नेताजी के बाद वहाँ पे आदरणीय दुर्गा प्रसाद यादव जी हैं, वो 9 बार के विधायक हैं। मैंने उनको काम करते हुए देखा। वो शायद पहली बार के विधायकों से ज़्यादा मेहनत करते हैं। 7 बजे 8 बजे विधानसभा पहुँच जाते थे, अपने क्वेश्चंस लगाने के लिए मेहनत करते थे। तो मैंने उनसे वहाँ की स्ट्रगल देखी, और मैंने देखा जब 9 बार के विधायक स्ट्रगल कर सकते हैं। वहाँ पे मैंने संग्राम सिंह जी को देखा, हिमांशु जी को देखा, चंदन चौहान जी को देखा, लालजी वर्मा जी को देखा, हमारे पार्टी के वहाँ पर जो नेता हैं मनोज पांडे जी, उनको देखा कैसे मेहनत करते हैं। अभय सिंह जी को देखा मेहनत करते हुए। तो उनकी मेहनत करके देखा, मैंने कहा यहाँ पर भी मेहनत की ज़रूरत है। बिना मेहनत के आप विधानसभा में सर्वाइव नहीं करेंगे, बिना मेहनत के आप जनता की आवाज़ विधानसभा में नहीं रख पाएंगे। और खासकर चूंकि वी आर अपोजिशन इन उत्तर प्रदेश, तो हम लोगों को ज़्यादा आवाज़ उठानी पड़ती है, और अगर हम अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे तो जनता के काम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर विधानसभा में भी आवाज़ नहीं उठेगी तो फिर तो जसराना गूंगा हो जाएगा। तो मैं चाहता था कि जसराना गूंगा ना रहे, जसराना की आवाज़ उठे। तो मैंने सीखा, मैंने अभय सिंह भाई साहब से सीखा, राकेश सिंह जी से सीखा, मनोज पांडे जी ने मुझे काफ़ी सिखाया, और क्या कहते हैं संग्राम सिंह भाई साहब ने सिखाया, हिमांशु जी ने सिखाया, कमलकांत राजभर जी बहुत बड़े विधायक हैं, उन्होंने सिखाया। तो सभी विधायकों ने मुझे भाई की तरह मुझे सिखाया
कि कैसे वहाँ पर कैसे आपको विधानसभा में अपनी आवाज़ उठानी। उन्होंने मुझे मौका भी दिया, उन्होंने मदद की। वहाँ पे स्ट्रगल है आवाज़ उठाना, समय मिलना, लेकिन उन्होंने मेरे साथ मुझे मदद किया। उस उनकी मदद की वजह से मुझे वहाँ बोलने का मौका मिला। और मैं अपने विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय सतीश महाराज जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। He himself is a very positive person, very positive. तो उन्होंने भी अपोजिशन और जो सत्ता में विधायक है उनको एक जैसा समझा और हमको बोलने का मौका दिया। तो आई गॉट लकी इन दैट वे कि आई गॉट वेरी गुड स्पीकर इन उत्तर प्रदेश who have this habit to nurture new MLAs, and I got lucky with senior MLAs in my party who supported me, and because of them मैं वहाँ पर अपने जिसाना क्षेत्र की आवाज़ उठा पाया। बिल्कुल, और मैं आपसे एक्चुअली ये सवाल करने वाली थी, उससे पहले बहुत बढ़िया आपने पूरा एकदम बता दिया है। और जो आपने बताया कि वहाँ आपने किस तरह से क्या क्या सीखा, और जिस तरह से आपने अपने स्कूलिंग की, कॉलेज के टाइम की बातें बताई, जैसे वहाँ आप ब्राइट स्टूडेंट थे, वैसे विधानसभा की यूनिवर्सिटी में भी आप ब्राइट स्टूडेंट ही निकले, बहुत जल्दी सीख लिया आपने सब कुछ। जैसा आपने बताया कि जब आप, क्योंकि आप अपोजिशन में हैं तो आप लोगों को ज़्यादा आवाज़ उठानी पड़ती है। चूँकि आप अपोजिशन में हैं, विपक्ष में हैं, कभी मतलब ऐसा लगा कि जैसे कि आपने समाजवादी पार्टी को चुना, पहले पूछूंगी समाजवादी पार्टी को क्यों चुना, फिर ये सवाल करूंगी। नहीं, समाजवादी पार्टी एक विचारधारा है, सोशलिज्म और समानता की बात करती है। और देखिए, जो आप भारतवर्ष की आप जो यहाँ की आप सांस्कृतिक चीज़ें देखेंगे और यहाँ की आप पता करेंगे, आपको जानकारी है कि यहाँ पर ऊंच नीच की लड़ाई है, यहाँ पर डाइवर्सिटी है। और जब इतनी बड़ी डाइवर्सिटी इंडिया में है, और ख़ासकर उत्तर प्रदेश में, लैंग्वेजेस चेंज है, रिलीजन चेंज है, कास्ट चेंज है, तो अगर वहाँ पर हम लोग समानता की बात नहीं करेंगे, अगर हम लोग किसी न किसी प्लेटफॉर्म में हर डाइवर्स कंडीशन में, हर डाइवर्स सिनेरियो में जो लोग रह रहे हैं, किसी भी जात से आते हैं, धर्म से आते हैं, बैकग्राउंड से आते हैं, किसी भी गांव से आते हैं, तो एक विचारधारा तो ऐसी होनी चाहिए कि सबको एक लेवल की अपॉर्चुनिटी मिले। ऐसा ना हो कि बड़ा आदमी बड़ा हो जाए, छोटा आदमी छोटा रह जाए। तो वो लाने का सबसे बड़ा और सफल तरीका समाजवाद है। तो समाजवादी विचारधारा हमारे देश के लिए और हमारे उत्तर प्रदेश के लिए एक ज़रूरत है। और जो दूसरी पार्टीज़ हैं वो कैपिटलिज्म की बात करती है, पूंजीवाद में ज़्यादा विश्वास करती हैं। तो पूंजीवाद एक तरह से जहर है, खासकर हमारे भारत देश के लिए। और जिन्होंने पूंजीवाद में ज़्यादा विश्वास किया है वो ज़्यादातर देश पीछे रह गए। और हमारा जैसा बड़ा देश, जो एक बहुत बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है, शायद से पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है, उसको समाजवाद के बिना वो आगे नहीं बढ़ पाएगी। नहीं तो समाजवाद नहीं होगा तो कुछ लोग बहुत आगे चले जाएंगे और वो हो सकता है विश्व के सबसे ज़्यादा अमीर बन जाएं, लेकिन सबसे गरीब भी फिर कहीं पाया जाएगा तो वो भारत देश में पाया जाएगा। इसलिए ज़रूरत है समाजवाद की, पहली बात। दूसरी बात, मेरी इतनी बड़ी हैसियत नहीं है कि मैं समाजवादी पार्टी को चुनूं। समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने मुझ पर एहसान किया है कि उन्होंने मुझे चुना है। तो आई एम लकी इन दैट वे कि दे चोज मी। तो फिर मैं अपने सवाल पर रिटर्न आ जाती हूँ कि मेरा सवाल ये था कि एक विपक्ष के नेता को किस किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है? देखिए, विपक्ष के नेताओं के लिए, देखिए हमारे वो जो मिनिस्टर्स हैं वो अपने डिपार्टमेंट्स को हेड कर रहे हैं, और वो जाहिर सी बात है वो सत्ता पक्ष से होंगे, तो वो सत्ता पक्ष की विचारधारा से निकल के आते हैं, तो वो सत्ता पक्ष की ऑब्वियसली जो ज़्यादा सुनते हैं, भले ही वो उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हों। तो
जो अधिकारी भी होते हैं वो भी इस तरह से उनको भी काम करना होता है कि जो रूलिंग पार्टी है उसको ज़्यादा सेटिस्फाई रखें, क्योंकि अधिकारियों की जो पोस्टिंग्स होती हैं वो मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर के हाथ में होती हैं, तो उनको अपनी पोस्टिंग्स पे ध्यान देना होता है। उनके जो क्रेडिट रिपोर्ट्स होती हैं, उनके प्रमोशंस होते हैं, वो सारा का सारा रूलिंग पार्टी के हाथ में होता है, खासकर आदरणीय चीफ मिनिस्टर के हाथ में होता है। तो कहीं ना कहीं वो काम करते हैं, लेकिन एक निगाह उनकी रहती है कि हमारी पोस्टिंग्स अच्छी रहें, हमारी क्रेडिबिलिटी रूलिंग पार्टी में अच्छी रहे और हमारे प्रमोशंस सही टाइम पे हो जाए। तो अपनी जो सैलरी, अपनी जो जॉब का बचाव करते हुए वो लोग काम करते हैं। तो वो लोग हमेशा दे आर मोर टिल्टेड टुवर्ड्स रूलिंग पार्टी एंड मिनिस्टर्स आर ऑब्वियसली दे आर फ्रॉम रूलिंग पार्टी। तो हम दोनों, उन दोनों को जब रूलिंग पार्टी का सत्ता में होने से उनके काम करना आसानी होती है और हम लोगों को जाके उनसे काम कराना है, तो वो एक इटसेल्फ इट्स अ चैलेंज, बट मैं then it's a big task and जो चीज़ रूलिंग पार्टी में रह के शायद एक फ़ोन कॉल से हो सकती है, वो विपक्ष में रह के 10 बार पर्सनली जाने से होती है, या 10 बार भी नहीं 20 बार जाने से होती है। एक एक रोड को स्वीकृत कराने के लिए एक बार नहीं, कम से कम 20 बार 22 बार जाना पड़ता है, तब एक रोड स्वीकृत होकर आती है। और शायद वहीं अगर रूलिंग पार्टी में हो तो आप चीफ मिनिस्टर के पास चले जाइए, अपने कैबिनेट मिनिस्टर के पास चले जाइए और उनके हाथ जोड़ के कर लीजिए, या पुराने संबंध भी होते हैं, एक ही पार्टी से आए हुए होते हैं, तो जल्दी हो जाता है। खासकर ये भी होता है कि जहाँ पर रूलिंग पार्टी के एमएलएज होते हैं या बड़े नेता होते हैं, तो रूलिंग पार्टी चाहती भी है कि उसी जगह डेवलपमेंट ज़्यादा हो, क्योंकि वहाँ पे लोगों ने वोट दिया। लेट्स एड्रेस रूलिंग पार्टी एज बीजेपी। हाँ, नहीं तो वो ऑब्वियसली एक जाहिर सी बात है। तो उनका होता है कि वो वहीं पर काम हो जहाँ पर उनके विधायक हैं, उनके सांसद हैं, और हम लोगों को स्ट्रगल करना पड़ता है। तो पर्सनली अभी अपनी विधानसभा के लिए आप किस चीज़ के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं? देखिए, मैं अपनी तरफ से प्रस्ताव भेजता हूँ। हमारे यहाँ टूटी हुई रोडें बहुत सारी हैं और जो बहुत सालों से मरम्मत मांग रही हैं। मेरी तरफ से शायद ही 1-2 रोड छूटी हों जिनके प्रस्ताव मैंने नहीं भेजे हों, लेकिन ज़्यादातर 99% जो टूटी रोडें हमारे क्षेत्र की, उन सब के प्रस्ताव मैं उत्तर प्रदेश सरकार में भेज चुका हूँ। जो नवनिर्माण हैं वो हैं 40-50, ज़्यादा नवनिर्माण की रोडें हमारे यहाँ नहीं हैं, लेकिन 40-50 जो रोडें हैं उनके प्रस्ताव मैं भेज चुका हूँ। लेकिन पिछले 1.5 साल से नवनिर्माण की कोई भी सड़क स्वीकृत नहीं हुई। मरम्मत की तो काफ़ी सड़क स्वीकृत करा ली है मैंने, फिर तो उसके प्रस्ताव पेंडिंग है। मैंने जैसा आपको बताया, फिर फायर स्टेशन का प्रस्ताव पेंडिंग है, बस स्टेशन का प्रस्ताव पेंडिंग है, एजुकेशनल कैंपस, एक एजुकेशनल कैंपस का वहाँ पर प्रस्ताव पेंडिंग है। और मैं चाहता हूँ कि मेडिकल सुविधाएं जिसराना में बेहतर हों, क्योंकि हमारे यहाँ ना कोई बड़ा गवर्नमेंट हॉस्पिटल है और ना कोई बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल है, और हमारे जो डिस्टेंस है फ्रॉम आर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर वो सबसे ज़्यादा जिसराना का है। तो मैं चाहता हूँ मेरी CHCs अच्छी हों। अभी मैंने आज ही जिसराना CHC में पहला ऑपरेशन हुआ है, पहला ऑपरेशन। तो अब बताइए, पहला ऑपरेशन तो एक बहुत मामूली चीज़ है, एक ऑपरेशन, वहाँ पे OT है CHC पे, लेकिन ऑपरेशन ही नहीं होता था। तो अभी हम लोगों ने थोड़ा उस पर काम किया है, तो आज पहला ऑपरेशन हुआ। तो मैं CHC में गया तो सब लोग खुशियाँ मना रहे थे कि आज इतने सालों बाद एक ऑपरेशन हुआ है। तो क्योंकि हमारी CHCs की OPD है वो बहुत ही लो है, 500 मरीज़ आते हैं, जबकि CHCs की, इसका मतलब है कि CHCs पे वहाँ के लोकल के लोगों का विश्वास नहीं है कि वो हम लोगों को ट्रीटमेंट दे पाएंगे। तो वो कम से कम 1500 होनी चाहिए, वहाँ पे लोगों का विश्वास होना चाहिए, और विश्वास तभी हो पाएगा जहाँ वहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाएँ बेहतर मिलेंगी। फिर आयुष्मान कार्ड जो बन रहे हैं वो कहाँ कहाँ एक्सेप्ट होते हैं, उनकी लिस्टें वहाँ पर लगें, डॉक्टर्स हों, अल्ट्रासाउंड मशीन्स हों, एक्सरे मशीन्स हों, तो ये सुविधाएं वहाँ पे, दवाइयाँ प्रॉपर हो। तो दवाइयाँ तो अब
हम लोगों की पैरवी से पूरी दवाइयाँ हो गई हैं, लेकिन मैंने तब भी कहा कि वहाँ पर आप दवाइयों की लिस्ट लगाइए, दवाइयों की नहीं, बीमारी की लिस्ट लगाइए। दवाइयाँ तो गांव के लोग नहीं समझते कि ऑगमेंटिन क्या है या मैकफिन क्या है। वो तो ये जानते हैं कि खांसी की दवा के मिलेगी या नहीं मिलेगी, घुटनों के दर्द की दवा मिलेगी नहीं। मैंने कहा इस तरह से चार्ट लगाइए कि घुटनों की दवा मिलती है, खांसी की दवा मिलती है, तो शायद ओपीडी और बढ़े, तो गरीब लोग प्राइवेट पर ना जाएं, जिससे वहाँ पर उनका पैसा ज़्यादा ना खर्च हो। तो स्वास्थ्य सेवाओं पे काम करने की ज़रूरत है। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, हमारा बड़ा ही ग्रामीण क्षेत्र है, खेती बाड़ी का क्षेत्र है, इंडस्ट्रीज हमारे यहाँ है नहीं, तो जो 10 घंटे की किसानों की सप्लाई है वो पूरी आए, कभी कभार 4 घंटे भी नहीं आती, 6 घंटे भी नहीं आती, फॉल्स होते हैं, ओवरलोडेड ट्रांसफार्मर्स हैं, ट्रांसफार्मर्स सही कैपेसिटी के हो जाएं, जो जर्जर तार हैं वो सही वो चेंज हो जाएं, तो उस पर भी काम चल रहा है। जो स्टेशन है, बदाना स्टेशन, पाड़व, जहाँ पे मशीन्स की दिक्कत है वो अपडेट हो जाएं, बिल्स प्रॉपर आए। कभी कभार किसानों का बिल 12 महीने नहीं आता, और इसके बाद क्योंकि मीटर रीडिंग करने ही कोई नहीं जाता, उसके बाद 1-2 साल का एक साथ बिल भेज देते हैं किसान को, 2 लाख रुपए आ गया, 1.5 लाख हो गया। अब 1.5 लाख की उस पर सेविंग नहीं होती, फिर वो डिफॉल्टर हो जाता है, फिर उस पर FIR हो जाती है। तो ऐसा होना बंद हो, और अगर उनसे बिल लेना है तो हर महीने ले लिया जाए, या उस टाइम लिया जाए जब उन पर फसल हो, तो उस पर भी काम होना ज़रूरी है। तो ये सब उत्पीड़न है, उस पर भी काम होना ज़रूरी है। तो ये सब प्रस्ताव हमारे पेंडिंग है, रोज़ के स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के। स्कूल्स को भी, जो स्कूल्स हमारे जर्जर हालत में है, बेसिक स्कूल्स, उनकी बिल्डिंग्स प्रॉपर हो, काफ़ी की प्रॉपर हुई है, नहीं तो अभी नगला पॉपी है जैसे, जिसकी बिल्डिंग काफ़ी जर्जर हालत में है, वो बेहतर हो जाए। तो ये सारे प्रस्ताव हमारे उत्तर प्रदेश सरकार में पेंडिंग है, कुछ स्वीकृत हो रहे हैं, इसके लिए हम लोग मशक्क़त कर रहे हैं, और ऊपर वाले ने चाहा, आप लोगों का आशीर्वाद रहा, तो शायद वो जल्दी स्वीकृत हो जाए। मेरा एक सवाल है कि अभी अखिलेश यादव देवरिया पहुंचे थे, वहां पर जो हत्याकांड हुआ, एक खूनी संग्राम हुआ, 6 लोगों की जान गई, इस पूरे मामले को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, आप देखिए, उसको जो ढंग दिया गया, वो उसको एक कास्ट वर्सेस एक कास्ट करने की बीजेपी ने कोशिश की, जबकि वो एक कास्ट वर्सेस एक कास्ट नहीं था, वो एक आपस का एक मतभेद था। और जैसा कि हर जगह उत्तर प्रदेश में आपस में जहाँ पे लड़ाइयाँ हैं, रंजिशें हैं, उन रंजिशों का वो बहुत ही गलत वहाँ पे अंत हुआ। तो वो एक 2 पक्षों के बीच की लड़ाई थी, ना कि 2 कास्टों के बीच की लड़ाई, और 2 पक्षों की लड़ाई बहुत ही गलत अंजाम तक पहुंची देवरिया में। ऐसा नहीं होना चाहिए था। दोनों पक्षों को कानून पर विश्वास करते हुए अपनी बात रखनी चाहिए थी, लेकिन वहाँ पर जो हुआ वो गलत हुआ, लेकिन उसको बीजेपी ने एक गलत दिशा में भी मोड़ने की कोशिश की, उसको एक कास्ट वर्सेस दूसरी कास्ट करने की कोशिश की। और आदरणीय अखिलेश जी ने वहाँ जाकर, और दोनों के घर में जाके, भले ही एक पक्ष नहीं मिला उनसे, लेकिन दोनों के घर जाके ये दिखा दिया कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी में क्या अंतर है। समाजवादी पार्टी दोनों पक्षों की बात सुनती है, भले ही एक पक्ष गलत हो, एक पक्ष सही हो, तब भी न्याय के लिए या न्यायोचित बात सुनने के लिए पंच की तरह उन्होंने दोनों की बात सुनने की आदरणीय अखिलेश जी ने कोशिश की। और वही अंतर आप दूसरा देख लीजिए, बीजेपी ने एक पक्षी कार्रवाई वहां पर करने की कोशिश की, और उस जो गलत इंसिडेंट वहां पर हुआ उसका पॉलिटिकल फायदा लेने की कोशिश की, ना कि उसको सुधारने की कोशिश की। चुनावी कॉन्स्पिरेसी हो जाती है। बिल्कुल चुनावी कॉन्स्पिरेसी, प्रॉपर चुनावी कॉन्स्पिरेसी। आप देखिए, बीजेपी का टोटल इतिहास आप देखेंगे इसी से बना है। इलेक्शंस जब भी आएंगे, आप बहुत पहले से चले जाइए, जब इलेक्शंस आएंगे वो ये सब करने लग जाएंगे, क्योंकि 4 साल 5 साल वो अच्छा काम नहीं कर पाते।
उन पर जनता में अब जाने के लिए नहीं बचता। तो उनके मेन मुद्दे, उनके आदरणीय अखिलेश जी बेरोजगारी से लड़ना चाहते हैं, वो एक धर्म से लड़ना चाहते हैं। आदरणीय अखिलेश जी नौकरी की बात करना चाहते हैं, वो दूसरी चीज़ों की बात करना चाहते हैं। देखिए, अध्यात्म और समाज दोनों को मिक्स नहीं करना चाहिए। हम भी भगवान को मानते हैं, हम भी ऊपर वाले को मानते हैं, उन्हीं के आशीर्वाद से हम जो है, लेकिन कर्म अपनी जगह है। कर्म भी करना चाहिए और फिर भगवान को भी मानना चाहिए। कभी कभार ये जो पार्टी है इमोशनल खेलती है, इमोशनल भावनाओं से खेलती है, और हमारा देश का और खासकर उत्तर प्रदेश की जो जनता है वो बहुत ही भावुक है। तो वो जान गई है, मैं रोड बनाऊं ना बनाऊं, लेकिन मैं भावनाओं से खेलूंगे तो मुझे वोट मिल जाएगा। लास्ट मोमेंट। बिल्कुल। और देखिए, वो अच्छा नहीं है समाज के लिए। देखिए, एक एक जो सरकार होती है पिता की तरह होती है, जनता होती है एक उनके बच्चों की तरह होती है। तो बच्चा चाहता है कि मुझे आइसक्रीम मिले। अगर उसको जुकाम है तो अगर अच्छा पिता वही होगा, जो जुकाम होगा तो बच्चा चाहे कितना भी रोए आइसक्रीम के लिए नहीं देगा, क्योंकि उसके लिए नुकसानदायक है। तो वैसे ही जो समाज के लिए चीज़ अच्छी नहीं है, इससे समाज हमारा पिछड़ जाए, जिससे हमारा नौजवान पिछड़ जाए, जिससे किसान पिछड़ जाए, वो चीज़ सरकार को नहीं करनी चाहिए। चाहे वो पॉपुलर ना हो, उनको अच्छे निर्णय उठाने चाहिए। रोजगार देने के निर्णय उठाने चाहिए, किसानों को बिजली देने के निर्णय उठाने चाहिए, किसान को उचित मूल्य मिल जाए उसके निर्णय उठाने चाहिए। कैंसर बढ़ रहा है, हार्ट अटैक बढ़ रहा है, कोई उस पर रिसर्च नहीं हो रही कि कैंसर क्यों बढ़ रहा है, क्यों हम फर्टिलाइजर्स की सब्जियां खा रहे हैं, क्यों बैगन में इतनी दवा लगती है, बैगन क्यों ऑर्गेनिक नहीं कर पा रहे, क्यों ऑर्गेनिक बैगन को किसानों को सब्सिडी नहीं मिल रही, क्यों सब्जियां उगाने वाले किसानों को अगर ऑर्गेनिक खाद से सब्जी उगाएं और उसको उन्हें सब्सिडी भी मिले जिससे उनको मूल्य पूरा मिल पाए। अब किसान से आपको ऑर्गेनिक खाद करे, वो घाटे में आ जाएगा, बच्चा उसका बर्बाद हो जाएगा। तो करने की हैसियत नहीं है, तो हमें उस पर काम करना है। लेकिन हम लोग, हमारा प्रदेश और जो रूलिंग पार्टी है बीजेपी, वो इसको अलग दिशा में ले जा रही है, इजी वोट की तरफ। आसान तरीके से वोट मिल जाए, और आसान तरीके से वोट भावनाओं से खेल के मिलता है। काम का अंत नहीं है। आप एक रोड बनाएंगे दूसरी टूट जाएगी। तो जानते हैं कि काम न करो, भावनाओं से खेलो। तो मतलब जनता अब इतनी मासूम है कि अब अभी अगर भावनाओं से खेले तो वो खेलने देंगे? देखिए, जनता जागरूक हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक ट्रिक बार बार अगर एक मैजिशियन दिखाता है तो पकड़ लेते हैं ये ट्रिक है, मैजिक नहीं है। तो जनता बार बार जान रही है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आगामी चुनावों में जनता सही निर्णय लेगी, और जो रियल वर्क को पहचानेगी, और उसको अपने उसके हिसाब से वोट देगी। चलिए, अब हम भी अपने इस सेगमेंट को समाप्त करने की ओर चलते हैं। मेरा उससे पहले एक सवाल है आपसे कि आपकी जो ये पूरी जर्नी है, इसको अगर आप एक सेंटेंस में डिस्क्राइब करना चाहे तो वो क्या सेंटेंस होगा अपनी पूरी जर्नी को? बचपन से अभी तक की, विधायक बनने तक की? ओवर अचीवमेंट है। ओवर अचीवमेंट। ओवर अचीवमेंट मैं तो शायद एमएलए बनना मेरे लिए तो ओवर अचीवमेंट है, और मैंने नहीं सोचा था। मैं तो सोचता था कि मैं कहीं नौकरी करूँगा या छोटा मोटा काम करूँगा। इससे ओवर अचीवमेंट। चलिए, और बस मेरा आखिरी सवाल कि हमारे स्टूडियो में आपका ये पहला ही इंटरव्यू है, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुलाकात से सभी लोग जानते हैं, और मुलाकात के सभी दर्शक जानते हैं कि मुलाकात का मेरे साथ जुड़ाव रहा है। मुलाकात और हमारी जर्नी एक साथ स्टार्ट हुई थी। हम चुनाव स्टार्ट किए थे, इन्होंने जर्नलिज्म आप की मुलाकात ने स्टार्ट किया। तो हम लोग एक तरह से ट्विंस हैं, तो हम लोग जुड़वा बच्चे हैं। तो मेरा मुलाकात में मैंने सिंधिया में पढ़ा, मैंने यूएस में एजुकेशन ली, मैंने अमेरिका में नौकरी की, उसके बाद विधायक बना। लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुलाकात में आने का मुझे मौका मिलेगा, और खास तौर पर मेरे साथ बैठकर इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा। काजल जी, मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ, और भगवान को
मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप जैसे पत्रकार को के साथ मुझे इंटरव्यू देने का मौका मिला, और मैं भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि हर साल आपके साथ मुझे एक इंटरव्यू देने का मौका मिलता रहे। बिल्कुल। और मैं जसराना की जनता से कहना चाहूँगी कि मैं आपको थैंक यू बोल देती हूँ कि आपने इनको चुना, जिसकी वजह से आज इनके यानी कि विधायक इंजीनियर सचिन यादव जी के साथ बैठकर मैंने इंटरव्यू लिया। हालांकि देखिए, जब भी आपने इनके इंटरव्यूज देखे होंगे, कभी आपने ये नहीं जाना होगा कि सचिन जो अभी विधायक है वो विधायक नहीं थे, उससे पहले क्या थे, क्या करते थे, बचपन कैसा बीता और किस तरह की जर्नी इनकी पॉलिटिकल रही। अब आप सब जान गए हैं, तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा कि क्या कहना चाहेंगे इस बारे में। हम आपके लिए इसी तरीके से और भी अलग अलग पर्सनालिटीज को लेकर आते रहेंगे। नमस्कार।